नई संसद का उद्घाटन, नहीं आए 21 दल। हरिवंश को उद्घाटन के मौके पर देख बिलबिलाई जेडीयू। आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है, ये चिंता और चिंतन का विषय है। मर्यादा भूली, गरिमा भूली, संस्कार भी भूल गई नीतीश की पार्टी। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीन बेच दी। राज्यसभा के उपसभापति का जेडीयू ने किया अपमान। ये देश की भावना है, अंग्रेजों की गुलामी छोड़ो। सहूलियत की सियासत का कोरा सच बेनकाब। कहने का मतलब उनका है कि लोकतंत्र मतलब मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना कश्यप और आज हल्ला बोल में आपका स्वागत है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की नींव पहली बार बिहार के वैशाली में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पड़ी। उसी वैशाली से 31 किलोमीटर दूर पटना से सियासत का बवंडर उठा है, जहां से भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक पद पर बैठे हस्ती के बारे में वो बातें कही गई हैं जिन्हें कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस पार्टी ने राज्यसभा के उपसभापति के बारे में अनाप शनाप बोला है, उसके मुखिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं हरिवंश नारायण के बारे में जानकारी, दूसरी तरफ जेडीयू के बिलबिलाने की वजह। आपको बता दें कि हरिवंश नारायण राज्यसभा के उपसभापति हैं। तमाम विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बावजूद हरिवंश जी वहां पर मौजूद थे। हरिवंश नारायण दरअसल जेडीयू की तरफ से ही राज्यसभा के सांसद बने। 2014 में पहली बार हरिवंश राज्यसभा के सांसद बने। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। जेडीयू इस बात से भड़की है कि जिस शख्स को उन्होंने राज्यसभा भेजा, आखिर वो नई संसद के उद्घाटन पर क्यों चला गया, क्योंकि जेडीयू और 21 दलों ने बहिष्कार किया है। जेडीयू इस बात से भी गुस्से में है कि हरिवंश नारायण ने नई संसद को जरूरी बताया, पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर दी। हरिवंश नारायण जेडीयू से ही राज्यसभा के सांसद हैं, तो जेडीयू को लगा कि वो अपने सांसद को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वो काफी कुछ भूल गए। यानी दोहरेपन की शिकार जेडीयू ने जो कहा, आज उसी पर बड़ी बहस होगी। एक तरफ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संवैधानिक पदों के अपमान का आरोप लगाकर उन्होंने बहिष्कार किया है, तो दूसरी तरफ ऐसे ही एक संवैधानिक पद पर, राज्यसभा के उपसभापति पद पर बैठे हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ आखिर ऐसी बोली क्यों? ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि आजादी के अमृत काल में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और असाधारण प्रयासों से स्वतंत्र भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नए संसद भवन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया है। नई लोकसभा के उद्घाटन में 21 दलों के बॉयकॉट के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की मौजूदगी जेडीयू को ऐसी खली कि अपने सबसे धारदार तीर से उन पर हमला बोल दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह दिया कि हरिवंश नारायण ने अपनी लेखनी और जमीर दोनों को बेच दिया। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीन बेच दी। जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था, उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है
और ये भारत तोड़ने का प्रयास है। ये देश की भावना है। अंग्रेजों की गुलामी छोड़ो, अंग्रेजों ने जो बनाया था उससे एक नया भारत बनाने की सपना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देख रहे हैं। देश में नए संसद भवन के उद्घाटन पर छिड़े घमासान में विरोध वाणी अब राज्यसभा के उपसभापति तक पहुंच गई है। दरअसल जेडीयू समेत समारोह का बहिष्कार करने वाली 21 पार्टियों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिए जाने पर इसे अपमान बताकर ही बॉयकॉट किया था। लेकिन जब विपक्षी एकजुटता के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एक करने वाले नीतीश कुमार की ही पार्टी के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण उद्घाटन में न सिर्फ खुद शामिल हुए, अपनी बात की, बल्कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा, तो जेडीयू आपा खो बैठी। यह कहते हुए मुझे अपार खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आजादी के बाद जन्म लेने वाले हमारे मुल्क के पहले प्रधानमंत्री हैं, इस शानदार भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि नए संसद भवन का अनावरण हम सभी के बीच एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक मजबूत बनाएगा। नई संसद के उद्घाटन समारोह खत्म होने के अगले दिन आज फिर कांग्रेस से लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। बीते दिन आरजेडी ने नई संसद के साथ ताबूत की फोटो ट्वीट की थी, तो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें वो आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर तमाम अन्य नेताओं के साथ उन्होंने डाली। तो वहीं आज की तस्वीर भी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों के साथ नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कुछ लिखा नहीं। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष कह रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संसद से नई संसद में आकर ही हम अब सही मायने में आजाद हुए हैं। ये वो लोग करते हैं जिनको जय श्री राम से आपत्ति है। ये वो लोग करते हैं जो रामधेनु से चिढ़ते हैं। ये वो लोग करते हैं जो एक समुदाय को क्लीन चिट दे देते हैं रामनवमी की हिंसा पर और दूसरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोगों की विकृत मानसिकता ही ऐसी ट्वीट कराती है और तुष्टिकरण मुझे चाहिए, यही टीएमसी का अर्थ बन चुका है। प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि नई पार्लियामेंट उन्होंने बनवाई है, वही नए हिंदुस्तान के नए शाहजहां हैं, तो कम से कम उन्हें विपक्ष के लोगों से जो नाराज हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। लोकतंत्र तानाशाही से नहीं चलता है। अभी तो संसद भवन का बस उद्घाटन हुआ है, पहला सत्र होना अभी बाकी है। बॉयकॉट करने वाले 21 विपक्षी पार्टियों के सांसदों का नई संसद में कदम रखना बाकी है। लड़ाई 24 के चुनाव तक और गहरी होगी। आज तक ब्यूरो। तो बवाल अभी जारी है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो इस ऐतिहासिक वक्त पर देश की संसद में, नई संसद में मौजूद थे, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ देर में। राज्यसभा के सांसद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली अशरफ फातमी साहब, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के, जुड़ गए हैं। शक्ति यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानव जायसवाल जी, प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज फातमी साहब, मुझे आपके साथ शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि संवैधानिक पद के नजरिए से सबसे उच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर आप लोग नए संसद भवन के उद्घाटन को बॉयकॉट करते हैं, और फिर राज्यसभा के ही उपसभापति के बारे में आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि उन्होंने जमीर बेच दिया। तो क्या ये दोहरा रवैया नहीं है कि एक तरफ आप एक संवैधानिक पद के अपमान के मुद्दे को उठाते हैं और दूसरी तरफ खुद ही अपमान करते हैं? जमीर बेच दिया पद के लिए, वो तो निर्दलीय हो जाता है जब भी कोई ऐसे संवैधानिक पद पर बैठता है। फातमी जी, आवाज जा रही है? जी जी फातमी जी, बोलिए। कट गई। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले
पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है वो सिर्फ उद्घाटन की नहीं है। जब पार्लियामेंट के बनने की बात थी तब से बात चल रही है कि माननीय प्रधानमंत्री किसी को पार्लियामेंट में तो बोलने देते नहीं है, लेकिन जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है और आगे आने वाले सैकड़ों साल के लिए बन रही थी, तो उसके बनने से लेकर और उद्घाटन तक में उन्होंने विपक्ष को शामिल नहीं किया। क्या विपक्ष का मतलब आउट ऑफ पार्लियामेंट होता है, आउट ऑफ सरकार होता है? वो भी कहीं ना कहीं सरकार के का हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो सिंपल बात है कि विपक्ष ने यही मांग की कि आप हमसे बातचीत कीजिए, और चूंकि राष्ट्रपति ही दोनों सदनों के मेन सबसे बड़े लीडर होते हैं, जितना भी आज तक हम लोगों ने जो पहला सेशन होता है सेंट्रल हॉल के अंदर, उसमें राष्ट्रपति आते हैं, उनके बोलने के बाद उस पर अभिभाषण होता है दोनों सदनों में, और फिर आगे सदन का काम होता है। तो अगर एक पार्लियामेंट बन रहा है तो उसके अंदर अगर हमारे राष्ट्रपति जो कि आदिवासी हैं उनके हाथों से हो गया होता, और फिर उपाध्यक्ष भी मौजूद रहते, इसमें क्या बुराई है? विपक्ष की मांग सिंपल है, बहुत छोटी सी है कि आप राष्ट्रपति से उद्घाटन कराइए, उपराष्ट्रपति वहां रहे, दोनों तो उन्हीं की चॉइस है। और जहां तक आपने जिक्र किया ये जो हरिवंश बाबू का, मैं कहना चाहता हूं कि वो किसी एक पार्टी से एमपी बन के गए थे, और अगर पार्टी ने उनसे कह दिया कि हम लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उनको शामिल नहीं होना चाहिए, इसमें कौन सा बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने फोड़ने की आदत हो गई है। मध्य प्रदेश की सरकार देख लीजिए आज कैसे बनी, गोवा की सरकार बनी थी पहले, इससे पहले कर्नाटक की सरकार बनी थी, मणिपुर की सरकार, मतलब हर जगह पार्टियों को तोड़ करके ये कैसी डेमोक्रेसी है, ये कैसी डेमोक्रेसी है, इसको तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे। तो फातमी साहब आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के उपसभापति भी अभी भी जेडीयू के ही नेता हैं। महाराष्ट्र में किस तरह की सरकार है? मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आपको आपने 2-3 मिनट बोल लिया सर, 4 मिनट बोल लिया आपने। आज जो बनी हुई है, सुरेंद्र जी गुस्सा जाएंगे, रुकिए सर। आज अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं, ठीक है, और अगर ये अगर वहाँ पे डिस्कशन के लिए कोई जगह बन रही है, मेरा प्रश्न तो कृपया करके ये बताइए ना, मेरा प्रश्न आज क्यों नहीं बैठते हो विपक्ष के साथ? हाँ, ये सवाल मैं अभी सुधांशु जी से पूछूंगी आपकी तरफ से। हालांकि रोज यही बहस हो रही है कि अधूरा रह जाएगा उद्घाटन अगर विपक्ष के नेता नहीं आएंगे। फातमी साहब, किसी को सुनने के लिए थोड़ा सा चुप होना पड़ता है, रिक्वेस्ट करी हूं, इतने बुजुर्ग नेता हैं, सुनिए तो मेरी बात। सर बात तो सुनिए, आपने अपनी बात कह ली है, मैं पूछूंगी उनसे, रोज पूछ रही हूं कि उद्घाटन अधूरा रह जाएगा विपक्ष नहीं होगा तो, लेकिन प्रश्न का आपने जवाब दिया नहीं। क्या राज्यसभा के उपसभापति निर्दलीय नहीं होते? आप उनको अभी भी जेडीयू का नेता मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि आप स्पीकर के बारे में कहते हैं ना कि स्पीकर अब पार्टी हित में नहीं सोच सकते, वैसे ही राज्यसभा के भी उपसभापति भी तो अब किसी दल के नेता नहीं हो सकते ना? मैं आप बहुत पुरानी पत्रकार हैं, आप बहुत पुरानी पत्रकार हैं, आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। हेलो, बोलिए बोलिए, मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ आ रही है सर जी। एक मैं आपको वाकया याद दिलाता हूं कि इसी सदन के अंदर अगर याद होगा आपको, सोमनाथ चटर्जी जो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के स्पीकर होते थे, हाँ। एक वक्त ऐसा आ गया कि सीपीएम सरकार की मुखालफत कर रही थी, हाँ। तो उन्होंने उस दिन सदन में नहीं आए, वो अपने चैम्बर में रह गए, दूसरे ने स्पीकर की हैसियत से वहां बैठे। तो ये तो शर्म उनको आनी चाहिए कि जिसने उनको अपनी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा, और वो जाकर के इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो नीरज जी ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा है, और उन्होंने अपने कलम को भी बेचा, अपनी बुद्धि को भी बेचा, और अपने पार्टी को भी बेचने का काम किया। सुधांशु जी, आपके असर में राज्यसभा के उपसभापति ने ऐसा काम किया, जवाब दीजिए, आप भी उसी सदन से आते हैं। अंजना जी, मुझे लगता है जनता दल यू के साथ स्थिति ये हो गई है कि पहले ये बयान देना ललन सिंह जी का कि हम इस संसद भवन को यूज नहीं करेंगे,
अब राज्यसभा के उपसभापति के लिए बोलना, ऐसे अटपटे बयान जदयू से तो नहीं आते थे, परंतु शायद एक संस्कृत में कहावत होती है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संगत के कारण बहुत सारे दोष और गुण आते हैं। मैन इज नोन बाय द कंपनी हु ही कीप्स। तो जब से राजद की संगत में आए हैं, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। मतलब बोलते बोलते हाटमी साहब बोल गए कि वो उस जब पार्टी ने तय किया तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मतलब पार्टी का विप अब सभापति पर लागू होगा, चेयर पे लागू होगा। ये इनकी संविधान के प्रति ये इनकी निष्ठा और ये आस्था है। और जो सोमनाथ चटर्जी जी वाला आपने उदाहरण दिया, मान्यवर आप हमसे बहुत सीनियर है, क्यों नहीं बुलाया? अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बात आधी बताई। सोमनाथ चटर्जी जी ने अपने स्पीकर के रूप में अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमनाथ चटर्जी जी को निष्कासित कर दिया था। और यह दुनिया के इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण था कि स्पीकर को उनकी पार्टी ने निष्कासित किया। और यह घटना है 2007 की। 2008 में मैं अमेरिका गया था तो वहां के स्पीकर ने पूछा था कि भाई भारत में ऐसा भी हो जाता है कि पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, इसलिए अगर सोमनाथ जी की बात बताइए तो पूरी बात बताइए। परंतु यहां मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ संविधान की दुहाई और उसके बाद संविधान के साथ इस प्रकार का बर्ताव या झुलाई कि मतलब स्पीकर को आपका वो मानना चाहिए। दूसरा, हरिवंश जी एक बहुत प्रख्यात बुद्धिजीवी और पत्रकार भी हैं। आपकी पार्टी ने जब उनको राज्यसभा में स्थापित किया तो ऐसा नहीं आपकी प्रतिष्ठा उससे बढ़ी, और आज जो आपने बयान दिया उसके बाद आपकी प्रतिष्ठा गई। अब तो आपको तय करना है कि एक दौर था जब आप हमारे साथ थे तो आपकी गरिमा और आचरण में क्या दिखता था, एक दौर था जब आप वहां खड़े हो गए तो क्या दिखता। और रही बात इसकी, ये तो कई बार इसका जवाब दिया जा चुका है कि एक सार्वजनिक समारोह था, कोई संवैधानिक सत्र नहीं था। जैसे गणतंत्र दिवस एक संवैधानिक कार्यक्रम होता है जिसमें राष्ट्रपति आते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कोई संवैधानिक नहीं, केवल एक समारोह होता है, सार्वजनिक समारोह, इसलिए 15 अगस्त में राष्ट्रपति नहीं आते। और मैं पूछूं अगर आपसे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को जितनी फोटोएं अवेलेबल हैं और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली जितनी स्पीच अवेलेबल है, उसमें राजेंद्र बाबू कहां हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष थे ना, वही तो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। कहां थे संविधान सभा के अध्यक्ष? सुरेंद्र जी को दिखाइए। सुरेंद्र जी, जिस समय नई संसद देश की पहली बार शुरू हुई 14-15 अगस्त की रात, तब भी जो राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट थे उस समय, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष, वो कहां थे? मान्यवर बता दीजिए ना। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग आधारहीन, तथ्यहीन और तर्कहीन बातों के ऊपर केवल मोदी विरोध की घृणा और भाजपा विरोध के वैमनस्य के कारण कुछ भी अनाप शनाप बोलते चले जा रहे हैं। ये आपके लिए विचार करने का विषय। सुरेंद्र जी एक बार जवाब दे ले, फातमी जी उसके बाद मैं आऊंगी। आपने हाथ उठाया था, मैंने देख लिया। सुरेंद्र जी। अंजना जी, बड़े अच्छी बातें सुधांशु जी कहते हैं। एक बात से तो मैं सुधांशु जी की सहमत हूं कि संगत का असर बहुत होता है, और हरिवंश बाबू को भी संगत का असर लग गया। और हरिवंश बाबू ने संगत के असर में ही काले किसानों के जो कानून थे उनको गैर संवैधानिक रूप से अगर किसी ने पास कराने की राज्यसभा में कुकृत्य किया था, पाप किया था, जिसका उन्हें श्राप भी लगेगा, वो श्री हरिवंश बाबू ही थे। आज की बात नहीं, उन्होंने जमीर पहले से भेज दिया था। फातमी साहब, आज की बात थोड़ा है, ये तो पुरानी बात है। उन्होंने जब किसान कानून जो है बगैर किसी उसके कर दिए थे, बहस के और समय के बाद किए थे, तो वो तो पहले ही जमीर बेच चुके थे, जमीर बेच के अमीर बन गए थे। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि हरिवंश बाबू पे ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। कल जो संसद का उद्घाटन हुआ ना अंजना जी, वो संसद के सदन का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने किया। आज की डेट में संसद सदन मिल गया, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है सुधांशु जी। लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित संपूर्ण विपक्ष लोकतंत्र के इस मंदिर में जाएगा, तब लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वरना उससे पहले तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनैतिक है। इसको आप मानिए चाहे ना मानिए, प्रकृति ने भी इसको माना। कल भूकंप भी आया, कल महाकाल का कॉरिडोर भी कहीं ना कहीं वो हुआ है। तो आपको जवाब देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि ये अनैतिक कार्य आपने किया तो किया क्यों। दूसरी बात, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, सुधांशु जी करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं उपसभापति को भाई हम बुलवा रहे हैं, राष्ट्रपति जी का भी भाषण पढ़वा रहे हैं उनसे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब उपसभापति का अपमान कर दिया। अरे भाई, उपसभापति का अपमान तो जेडीयू वालों ने अपने सदन के बाहर एक भाषण में किया या एक उसमें किया, जिसको कह सकते हैं बयान में, लेकिन आपने तो राज्यसभा के सभापति का अपमान उसको बगैर बुलाए कर दिया।
राष्ट्रपति का अपमान उनको बगैर बुलाए कर दिया, संपूर्ण विपक्ष का अपमान आपने उनको इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न बुला करके कर दिया। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। और दूसरी बात, दो अलग अलग मुद्दों को मत मिलाइए सुधांशु जी। फातमी साहब ने जो बात की थी वो अलग थी और आप जो बात कर रहे हैं वो अलग है। तो दो बातों को मिलाकर के आप खाम-खामे लोगों के सामने भ्रम उत्पन्न मित्र मत किया। एक साथ सुधांशु जी जवाब हमारे दीजिएगा। लिए सदन मंदिर है, कल उद्घाटन था। ठीक है, एक बार शक्ति यादव जी और मानव जी से मैं प्रतिक्रिया ले लूं, एक साथ जवाब दीजिएगा सुधांशु जी। शक्ति यादव जी, आपकी पार्टी का तो क्या ही कहना, आपने तो नए संसद भवन के साथ उसी तरह के आकार का एक ताबूत ट्वीट कर दिया, लेकिन क्या आप भी सहमत है? एक तरफ राष्ट्रपति के सम्मान की अगर विपक्ष को चिंता है तो राज्यसभा के उपसभापति की भी होनी चाहिए उसी नियम से। शक्ति जी। अंजना जी, बिल्कुल हम निर्बाधता चाहेंगे। स्वाभाविक तौर पर दो बातें, दो पक्षों को आपको स्वीकार करनी होगी। एक मनोहर दृश्य से देश बिल्कुल अलग रहा, उस दृश्य को नहीं देख सका, इसलिए कि संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन हुआ, अनुच्छेद 7(9) का उल्लंघन हुआ। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के, लेकिन उनको उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। अगर होते और उसके साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय होते तो एक मनोहर चित्र सामने आता, देश के सामने लगता कि देश के सभी लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन आपने उसका पूरी तरह से अनादर किया और हमारे सवालों पर आपने कहा ताबूत और संसद के संदर्भ में आपने कहा। हमने संसद को विमर्श का जगह माना और लोकतंत्र के ताबूतीकरण इस देश के अंदर में जो हो रहा है उसके सवाल पर हमने एक चिन्ह लगाया कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण न करें। ये संसद भवन विमर्श का जगह है, पवित्र जगह है और हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पंचायत है, इसको अछूत रखें, ये हमारा उद्देश्य कहने का। रहा सवाल, दूसरी बात आपने कह दी, आपने एक बात और कही, उप सभापति कोई चेयर पर बैठे नहीं थे वहां पे कि संसद चल रहा था तो वो उनकी एक अलग कर्तव्य होते, लेकिन पार्टी ये शाश्वत है ना कि पार्टी ने उनको भेजा है सदस्य के रूप में। भारत में एक उदाहरण बताना चाहता हूं, आपको याद ही होगा, कांति सिंह उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, मदन लाल खुराना संसदीय कार्य मंत्री थे। सेना बुलाने के सवाल पर सवाल पूछे गए थे और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि एक गलत हुआ है, इसको लेकर के मदन लाल खुराना जी का हाथ धोना पड़ा अपने पद से, मंत्रिमंडल के पद से। तो पार्टी की निष्ठा एक अलग निष्ठा होती है, संवैधानिक आचरण एक अलग आचरण होता है। लेकिन इतनी तो बात सत्य है ना कि पार्टी ने निर्णय लिया है हम नहीं जाने का, क्यों कर नहीं जाने का बात पीपुल डोमेन में स्पष्ट तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि हम इन कारण से नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग उसको दो देख कर करके अलग अलग व्याख्या की जा रही है। अब मानना तो हुआ पूरे तरह संविधान का, तो आप दोनों पक्ष एक तरफ कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप जिस तरह के भाव उत्पन्न कर रहे हैं ये तो आत्ममुग्धता की प्रकाष्ठा है ना कि स्वयं को महिमा मंडन करने के लिए देश की गाढ़ी कमाई का जो हिस्सा जिससे देश का संसद बना उसको आप इवेंट बना कर करके अपने आप को स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम कहां कह रहे हैं कि संसद का उद्घाटन नहीं करिए, लेकिन सवाल है कि जिनके अधिकार है उनके अधिकारों से वंचित करना यह संसदीय यह जो है संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन नहीं है क्या? ठीक है मानव जी, मानव जी कहा जनता दल ने तो साफ ही कहा ना। जवाब लेते हैं, जवाब ले रहे हैं मानव जी। एक बार ये ट्वीट देखिए जो ममता बनर्जी ने किया है, और ये ट्वीट के साथ उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, क्या संदर्भ है? क्योंकि बीते दिन जब आरजेडी ने भी किया तो खाली लिख दिया ये क्या है ताबूत के साथ संसद भवन की तस्वीर। आज उन्होंने आजादी के बाद और नाउ क्या कह रही है, क्या है इस तस्वीर का मतलब? देखिए, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं, और जहां तक बात है सिर्फ इस ट्वीट की नहीं और भी बहुत सारी बातें आपके यहाँ हुई हैं जहां किसी ने बोला है कि भाई कल वो तो कोई संसद तो चल नहीं रहा था, उसकी अलग प्रक्रिया, ये एक अनुष्ठान था, शायद जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे जो प्रथम नागरिक हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको आमंत्रित करना भी उचित नहीं था। बहुत बड़ा अनुष्ठान था, बहुत बड़ा लोकतंत्र का पर्व था। कहीं कहीं मैं जब देखता हूँ मोदी जी के जितने भी पिछले 9 सालों में जितने भी इन्हें इवेंटफुल, कलरफुल जितने भी छवि इनकी देखी जाए, तो उसमें कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये नेहरू जी से बड़े ही कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ा टीस है। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने रात को 12 बजे ट्विस्ट विद डेस्टिनी बोली, तो इन्होंने रात को 12 बजे जीएसटी का घंटा बजा दिया।
बहुत सारी चीजें हैं, इवेंट बनाना चाहते हैं पार्लियामेंट को अपने हाथ में काबिज करते हुए, और 9 सालों में बहुत सारा इनका मास मार्किंग है, बहुत सारा ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन कोई जाके डिमोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। ये आपने नोटिस किया होगा अंजना। और जहां तक बात है जो कल हुआ, जो बात हम बताना चाहते हैं, बहुत सब जगह यही चर्चा है, क्या राज्य अभिषेक हो रहा था क्या कल? ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? ये प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है? क्या मोदी जी राजा है? राजा देश को चलाएंगे? जब नेहरू जी थे, जब उनको भी सोनल मिला था, तो क्या हुआ था? उन्होंने उसका सम्मान किया, उन्होंने बोला अब ये राजतंत्र का जमाना खत्म हो गया है, हम आने वाले समय में लोकतंत्र प्रजातंत्र में कदम रखने वाले हैं। तो इसको उसकी स्थान पे म्यूजियम में डाल दिया कि भाई, ठीक है, मैं जवाब लूंगी उनसे, आपकी बात क्लियर हो गई। और साथ ही साथ जो फोटो आप देखिएगा, जो फोटो दिख रहा है ट्विटर में, इसमें दोनों फोटो है। एक है डेवलपमेंट, विकास, भारत की दिशा, भारत की दशा कौन तय करेगा, और एक तरफ है जो राज्य अभिषेक चल रहा है, जो महिमा मंडन हो रहा है, ये उसका विश्लेषण है। ठीक है, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, दीदी ने किस संदर्भ में बोला है, ये तो भाई हर कोई समझ ही गया होगा। क्योंकि उस फोटो में साधु संतों के साथ मोदी जी की तस्वीर है और ऊपर में तमाम नेताओं के साथ नेहरू जी की जिन्होंने राज्य अभिषेक किया है, नहीं जिन्होंने नेताओं ने, जिन्होंने भारत के भविष्य में अपना बलिदान, अपना संघर्ष किया है, जो नेताओं के फोटो आपको ऊपर दिख रहे हैं, उनमें से ही लोगों ने IIT बनाए, DRDO की परिकल्पना करी, इसरो की परिकल्पना करी, उन्होंने ही नासा होमी भाभा इंस्टीट्यूट बनाए, भाखड़ा नांगल डैम बनाया, सड़क बनाया, हमारे देश को लोकतंत्र और संविधान दिया। ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है, ये दिव्य लोग हैं, वो दिव्य फोटोग्राफ है, उसको नॉर्मल फोटोग्राफ मत लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं सुधांशु जी भी, जो हमारे गुरुजन है, मैं वो सम्मान करता हूं, उनको भी पता है कि इन फोटो में इस पिक्चर में, पोस्टकार्ड में जिनके भी फोटो हैं, वो दिव्य पुरुष हैं। ठीक, उनका अतुल्य योगदान है उस भारत के लिए, जो भारत कर्जदार था। जवाब सुनिए, चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े CEO हैं, वो फातमी साहब को भी बोलना है, फातमी साहब को भी फोटो में जो लोग उनका देन है। ठीक, देखिए अंजना जी, मैं सबका क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले हमारे राजद के प्रवक्ता शक्ति जी ने बोला विमर्श की बात। अरे भाई, विमर्श कितना क्लियर था तो समझ में आ गया। जब तेजस्वी यादव जी से पूछा गया तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में जवाब ही नहीं दे पाए। उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं। इससे बहुत साफ है कि विमर्श था या किसी ने ऐसा कर दिया कि अब पार्टी की मजबूरी हो गई उसके साथ खड़े होना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपने सारे विपक्षी दलों से, देखिए साहब, आपकी सियासत की नाकाम हसरतों के जनाजे को नफरत के ताबूत में दिखाने के बहुत मौके आगे आने वाले थे। इस शुभ अवसर पे आप उससे बाज आ जाते तो बहुत बेहतर था, मगर क्या बताएं, अपने नाकाम हसरतों के जनाजे का ताबूत लेकर तीनों लोग आके खड़े हो गए। अब मैं यह बात बताना चाहता हूं, जो बात ये कही गई, बात यह नहीं है कि बिल्कुल संसद का सत्र नहीं चल रहा है, परंतु आप ये कह रहे हैं कि सभा उपसभापति पे पार्टी का आदेश लागू होता। मान्यवर, जो स्पीकर होते हैं वो कभी पार्टी के कार्यक्रमों में भी नहीं आते। हम लोगों की भी बहुत समय सरकार रही, आपकी भी सरकार रही, पार्टी के अधिवेशन में नहीं आते, पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं आते। ये एक गरिमा मानी जाती है। पार्टी कभी उनको आदेश देती नहीं है। ठीक है, वो आपका अधिकार है, आप टिकट देंगे नहीं देंगे वो आपके ऊपर है, परंतु उस समय जब चेयर पर हैं यह टिप्पणी करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके मन में उस विषय को लेकर एक अवमानना है। अब दूसरी बात, जो ममता जी की फोटो वाली बात कही, वो कह रहे राज्याभिषेक हो रहा था। मैं कहना चाहूंगा वो फोटो एक तो कैबिनेट की फोटो है। हाँ, उसी पे आ रहा हूं। वो कैबिनेट की फोटो है और ये जो है ये वो है जो भारत के सांस्कृतिक स्वरूप की, बिल्कुल आफ्टर इंडिपेंडेंस वहां की सरकार में वो स्वाभिमान नहीं था कि वो भारत जो हजारों सालों का चिरंतन राष्ट्र है, विच इज अ परपिचुअल नेशन, उसके उस स्वरूप को सामने रख सके। जो स्वाभिमान नहीं था, यह भी मैं कहना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी प्रधानमंत्री जरूर बन गए थे, पर वाइसरॉय कौन था? माउंटबेटन। 30 जून 1948 तक भारत का आर्मी चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर। भारत का एयर चीफ, भारत का नेवी चीफ, भारत का IB चीफ, सब के सब अंग्रेज थे जनाब। भारत का IB चीफ 1950 तक अंग्रेज को रिपोर्ट करता रहता था। और तो और गवर्नमेंट आर्मी का 1950 में एक्ट बन गया, आर्मी और एयरफोर्स का। 57 में जाके नेवी का इसलिए बना एक्ट कि ब्रिटेन में नेवी का एक्ट चेंज हो रहा था।
इसलिए वो मानसिकता अलग थी और आज मानसिकता अलग है। वो 20वीं सदी का वो भारत था जो अंग्रेजों से विरासत में, दया के भाव में, जिसे सुनिए कांग्रेस के ही नेता थे बहुत बड़े, श्री अरविंदो, महर्षि अरविंद, उन्होंने कहा था भिक्षाम देहि की नीति पर कांग्रेस चल रही है। भिक्षाम देहि में 2 टुकड़े करके या 3 टुकड़े करके देश को दे दिए गए थे, वो भारत था। और आज का ये स्वाभिमानी भारत है जो कि इंग्लैंड से भी आगे। और छोड़िए मान्यवर, आपको भारत में इस बात पे दर्द हो रहा है। अरे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आपने गाय की सेवा करते हुए देखा है, उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस, उनको इस पे गर्व होता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं करता इंग्लैंड में। मगर देखिए गुलामी की मानसिकता में डूबे हुए लोग आज भी इसको लेकर भारत में छाती पीट रहे हैं। अंजना जी एक लाइन और कह दूं, इसीलिए 18 मई 2014 को लंदन के प्रकाशित होने वाले द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 का दिन उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए, ऑन द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। चूंकि आजादी के बाद लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत थी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं सुरेन जी, ये दुर्गा दास ने अपनी किताब में सितंबर 1947 में पत्रकारों से बात करते हुए गांधी को कोट करते हुए कहा है। गांधी से पूछा उन्होंने कि आपने पटेल के ऊपर क्यों बनाया नेहरू जी को, तो उन्होंने कहा बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। और नेहरू जी ने खुद अमेरिका के एम्बेसडर जेके गैल्ब्रिथ के साथ बातचीत में कहा है कि नेहरू ने खुद, यू आर टॉकिंग टू द लास्ट इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सुनिए जेके गैल्ब्रिथ ने लिखा नेहरू को पता नहीं था कि हम वो बातें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो वो अलग थी, वो गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, ये स्वाभिमानी मानसिकता का प्रतीक। अजीब किस्म की बकवास। स्वाभिमानी कह रहे हैं, स्वाभिमानी मानसिकता का प्रतीक। अरे एक भी फैक्ट गलत कर पाइए तो बकवास कहिए, वो अलग बात है। मैंने एक फैक्ट कहा है, चुनौती से कहता हूं गलत सिद्ध कर दीजिए तो माफी मांग लूंगा यहीं पे। बोलिए सुरेन जी, बोलिए। इसके बाद आ रही हूं फातमी साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंजना जी। अंजना जी, जी सुधांशु जी को तो आज बात करते देख करके मुझे इनकी बेचारगी पर हंसी आ रही है और एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ रहा है। कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। अब ऐसे लोग ये पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं। अभी पिछली बार में जो पहला आपने चरण इनको दिया था उस वक्त कह रहे थे कि भारत के 1946-47 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, अब कह रहे हैं 47 में वायसराय थे। यहां पर बड़ा अजीब सा इनका वितंडावाद है। मसला यहां पर यह है इनका ले दे करके 1947 से लेकर के अरे आज भाई तक गलत बोल रहा हूं तो कहिए, थे या नहीं, हाँ या नहीं। तो स्वतंत्रता संग्राम सेना में भाग लिया। 2 मिनट सर, अब आप बीच में मत बोलिए सुधांशु जी। आपकी असल में इतनी गलत फैक्ट्स हमने पकड़े, उसके बाद भी कम से कम आप झूठ मत बोलिए। आप राज्यसभा के सांसद थे कि नहीं, अपने सामने की सड़क नहीं बनवा पा रहे, अपने घर के सामने की सड़क नहीं बनवा पा रहे। और आप बताओ, पूरा कर दीजिए सुधांशु जी, अगर कोई इनके बीच में बोले, फिर आवाज सुधांशु, अब इनके बीच में अगर कोई बोले, उनको पूरा बोलने दीजिए। क्या है, बड़ा मसला। अरे सुधांशु जी धैर्य रखिए, आपने बहुत गलत काम किया, अनैतिक काम किया है और प्रकृति के प्रकोप का आपको सामना करना पड़ रहा है और आप जानते हैं इस बात को। प्रकृति का प्रकोप कल ही क्यों आया, कल ही क्यों भूकंप आया, कल ही क्यों महाकाल के कॉरिडोर जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, सारी की सारी वहां की मूर्तियां जमींदोज हैं। आप डर रहे हैं, हमें पता है आप डर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जितने हिस्टोरिकल फैक्ट्स के पीछे छुप करके भूकंप आ रहा है, इस अनैतिक कृत्य ये को भी मतलब हद ही कर दी आपने सुरेन जी, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, ये भी आपने हद कर दी। मतलब अनसाइंटिफिक सोच की पराकाष्ठा कर दी। अरे उद्घाटन में विपक्ष नहीं आया इसलिए भूकंप आ गया। अंजना जी ये चलिए अपनी बात अच्छे से करिए, जो पॉलिटिकल बात आप कर रहे थे उसी पर बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैं इसको भी बता देता हूं। बिल्कुल आपने जो कहा मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आज की डेट में अब सुधांशु जी फिर बोलने लग गए। बीच में नहीं। ये जो साइंटिफिक सोच को खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास संस्कृति को आगे करके किया जा रहा है, हम उसी का जवाब दे रहे हैं कि आपने सांस्कृतिक रूप से पूरे विधि विधान से नहीं किया इसको, विपक्ष को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, महिला को नहीं बुलाया, आदिवासी को नहीं बुलाया और उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया, इसलिए प्रकृति का प्रकोप हुआ है। और इसी वजह से कल महाकाल का भी क्या नाम कॉरिडोर खंडित हुआ है। जैसे आप कहेंगे वैसे आप सुनेंगे भी, क्योंकि आपने
साइंटिफिक सोच को खत्म करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं देश की संसद से, देश के क्या नाम पाठ्यक्रम से, उसका सबका आपको जवाब कर देना पड़ेगा। अब आइए बात आप जो सुधांशु जी लगातार कर रहे हैं, सुधांशु जी 1947 से नहीं, आप 600 साल से, 800 साल से, 900 साल से आप किसी भी चीज को सामने रख करके कल का अनैतिक कृत्य नहीं छुपा सकते हैं, और इसका आपको जवाब देना होगा। जब जब संसद में बात आएगी तब तक आपको पता चलेगा कि विपक्ष विहीन और राष्ट्रपति विहीन, उपराष्ट्रपति विहीन आपने सदन का उद्घाटन किया। लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन तो उसी दिन होगा, लोकतंत्र के मंदिर पे तो प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन होगी जब ये सारे लोग अंदर जाएंगे, और आप भी अंदर जाएंगे, हम भी ताली बजाएंगे उस दिन। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं ना कि यहां से लेके गांधी से और उससे, उनके संदर्भों को हटा देते हैं, एक एक लाइन उठा लेते हैं। यू शो मी, पिक एंड चूज मत किया कीजिए। आइए किसी दिन पूरे इतिहास पे 48 से लेकर के आज तक के जरा गंभीर रूप से सुधांशु जी छोटा सा जवाब चर्चा हो जाए। ठीक है, छोटा सा इस पर जवाब, उसके बाद से फातमी जी के पास जाना है मुझे। देखिए, पहले तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस बात पे बधाई दूंगा कि इन्होंने एक वाक्य बोला, कोई भी जाके पीछे देख सकता है। इन्होंने कहा 1947 या 600 साल पहले हुई किसी अनैतिक कृत्य के कारण आज आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब जो 47 में हुआ वो अनैतिक था, यह इन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके लिए बधाई के बाद। और जहां तक आपने कहा फैक्ट्स की बात, मान्यवर समस्या को कमियां बता, और दूसरी बात इन्होंने, अरे भाई अब आप बोलने लगे, अब सुनिए, कमजोर हो जाएंगे। भाई आप चिंता मत करिए। और जो इन्होंने कहा कि जो प्रकोप की बात कही, जो बात मैंने बोली ही नहीं, जो बात अरे कुतर क्या कर रहे हैं आप? जो कह रहे थे, अभी तो आप तो बहुत साइंटिफिक बात कर रहे थे, अब बिल्कुल उसके पीछे छुप जाएंगे। ठीक है, अब सुरेंद्र जी अब आप सुन लीजिए, आगे बोलने दीजिए ना, अब उनको बोलने दीजिए। दर्शक देख रहे हैं कौन तर्क और कौन कुतर्क कर रहा है। मैंने एक भी फैक्ट अगर गलत बोला हो 30 जून 48 तक, अगर 1947 में वाइसराय भी माउंटबेटन थे, आर्मी चीफ भी ब्रिटिश था, नेवी चीफ भी ब्रिटिश था, एयरफोर्स चीफ भी ब्रिटिश था, आईबी चीफ भी ब्रिटिश था। कोई बात मैंने गलत नहीं बोली है, इसलिए आपको खींच के पोड़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। अब मैं एक फैक्ट बोलता हूं, जो आपने कहा, अब देखिए फिर अभी बोल रहे थे, अरे भाई बताइए ना सुरेंद्र जी, प्लीज सर। हाँ, तो फिर काहे की आजादी थी भाई? ऊपर भी बैठा हुआ, नीचे भी बैठा हुआ, अगल भी बैठा हुआ, बगल भी बैठा हुआ, और फिर कह रहे हैं कि साहब आजादी की लड़ाई लड़े थे कि एडजस्टमेंट किए थे? और नेहरू जी सुनिए, 1946 में जाके, 1948 में जाके शिमला में माउंटबेटन के साथ छुट्टी मनाए थे। मई 1948 में शिमला में फोटो अवेलेबल है, कोई बात हवा में नहीं बोल रहा हूं। बड़ी लड़ाई लड़े थे, वाइसराय के साथ जाके छुट्टी मना रहे थे, पारिवारिक छुट्टी। खैर छोड़िए, अभी मैं प्रकोप के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। अब देखिए भावावेश में आ गए। अंजना जी मुझे मौका दीजिए, प्रकोप में एक बात कह दूं। जानते क्या होता है भगवान का प्रकोप क्या होता है? जब आपने राम मंदिर के कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले मुलायम सिंह का समर्थन करके सरकार बचाई थी समाजवादी पार्टी की, उसके बाद से आप ऐसा नीचे गए हैं कि उत्तर प्रदेश में मामला खत्म हो गया। और दैवीय संयोग क्या था ये आपको बताता हूं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए अगर एक भी फैक्ट में गलत बोल रहा हूं। जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था वो था 9 नवंबर 1989, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। जिस दिन कार सेवा थी, गोलियां चलाई गई, उस दिन 30 अक्टूबर 1990 और उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 2 नवंबर को भी गोली चलाई गई। और यह संयोग मानिए 9 नवंबर 2019 जिस दिन जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। मान्यवर, इसीलिए कहा जाता है राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। आज एक विधायक रह गया, एक सांसद, राम मिलाई जोड़ी लग रहे हैं आज आप लोग। साहिब आलम भी अपना चुनाव हार गए, इसलिए अगर आप राम मिलाई जोड़ी लग रहे हैं आज आप दोनों, एक ही तरह की बात कर रहे हैं, एक ही सुर है। फातमी साहब, जो बात थोड़ी देर पहले सुधांशु जी ने कही थी, ठीक है मैं समझ गई, ठीक है ठीक है। फातमी जी, क्या सारा मामला हसरतों का ही है? जो बोलना ठीक नहीं लगेगा। अच्छा रुकिए, तो प्रकोप दिख सारा मामला क्या हसरतों का ही है फातमी जी, जिसकी वजह से ये विरोध? वरना नया संसद भवन और उस संसद में जाने की बोलने की अनुमति हो। प्लीज सुधांशु जी, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। ठीक है सुधांशु जी, सिर्फ एक लाइन, एक लाइन बस। देखिए अभी मानव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि नेहरू जी ने IITs बनाई, भाखड़ा नंगल डैम बनाया, परियोजना। यहां पे भी मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस ने एक झूठ परोसा है। भारत की पहली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था वो शिव समुद्रम प्रोजेक्ट था, कर्नाटक में महाराजा मैसूर ने 1894 में शुरू किया था।
पहला शहर जिसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी थी वो बेंगलुरु था 1902 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज 1911 में बन गया था। ये परतंत्र भारत में महाराजा मैसूर ने शुरू कर दिया था। और पहला डैम विश्वेश्वरैया जी ने 1920 में बनवा दिया था। अच्छा, मगर ऐसी कहानी गढ़ी गई कि डैम भी नेहरू ने बनवाए, पहला IIT किसने बनाया था? भी नेहरू ने खुलवाए और पावर प्रोजेक्ट भी उन्होंने लगवाए। सुधांशु जी, पहला IIT किसने बनाया था? पहला IIT किसने बनवाया था? मैं तो कह रहा हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज उससे पहले बन चुका था और बगैर किसी विदेशी मदद के बना था। चारों IITs एक एक विदेश की मदद से बने थे, एक जर्मनी से, एक अमेरिका से, एक रशिया से और एक ब्रिटेन से। चारों IITs एस्टैब्लिश ऐसे हुए थे। ठीक है फातमी साहब, क्या सारा मामला हसरतों का ही है जिसकी वजह से देश के लिए ऐसे शुभ मुहूर्त पर आप लोगों ने ऐसा बॉयकॉट किया और उसके बाद भी खत्म नहीं हो रहा है? भारतीय हरिवंश जी गए सर, हरिवंश जी का कितना सम्मान, कोई पार्टी से ऊपर उठकर लोग सम्मान करते हैं, उनके विरोधी भी सम्मान करते हैं, उनके बारे में आप लोग ये सब बोलने लगे सर। जरा इनसे कहिए, जरा खामोश हो जाएं। अजय देखिए ऐसा है अंजना जी। जी फातिमा जी, मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ भाई आ रही है, बोलिए। जी थैंक यू। देखिए ऐसा है कि हमारे जो सुधांशु जी हैं, इनका इतिहास बिल्कुल ही अलग है। एक ये इतिहास को गढ़ते हैं और उसको बोलते हैं। मैं तो राजपूत साहब जी की बात से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि ये न तो कहीं आजादी की लड़ाई में है, न आजादी के बाद के संघर्षों में है। अगर याद कीजिए 1942 में 1942 क्विट इंडिया, इन्होंने बाइकाट किया था उसका, और उस बाइकाट करने में मुस्लिम लीग के साथ थे। ये देख ली, इतिहास को जरा पलट के देखने का काम कीजिए। ये जा करके जेलों में अगर गलती से पहुंच भी गए तो वहां जाकर के माफिया मांग लेते थे। तो और इनका कोई योगदान नहीं है, न तो आजादी की लड़ाई में, न इंडिया के मेकिंग में। ठीक है शक्ति जी, 2 लाइन में आपकी बात। सर वक्त खत्म हो रहा है, मुझे जवाब लेना है जल्दी जल्दी सबसे। शक्ति जी 2 लाइन में आपकी बात, 2 लाइन में आपकी बात, 2 लाइन। हसरतों का खेल है क्या ये विपक्ष के लिए? 24 के लिए। हाँ, मैं हसरतों से अलग हट करके हकीकत की ओर जाना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी एक अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन जब ये हकीकत से जब अलग आईना दिखाते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में जिन लोगों ने आजादी में अपनी कुर्बानियां दी है उस सबको नकारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये सब? ठीक है सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन जवाब। आप पुराना इतिहास खत्म करना चाहते हैं। कई लोगों ने कहा कि नेहरू जी को हमेशा के लिए आप देश के चलिए बस एक लाइन में बता देना चाहता हूं। हाँ, सिर्फ 2 लाइन। मैं एक लाइन कह देना चाहता हूं। जो कुर्बानी की बात कही जाती है, कांग्रेस का एक बड़ा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बताइए जो पुलिस की गोली से मारा गया हो, फांसी हुआ हो, काला पानी हुआ हो और लाला लाजपत राय जी को छोड़कर जिसको लाठियां। चलिए एक दिन अलग से इस पर बहस के लिए आगे बैठना पड़ेगा सभी को। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।